अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी और शो है न्यूट्रल। जावेद चौधरी साहब में आपके सामने मौजूद हैं आज की खबरें लेके। सबसे पहली खबर जो आपको बताएंगे वो ये है जी कि दुनिया में जंग लड़ने का नया तरीका सिखाया है ईरान ने कि ज़मीन के अंदर रह के जंग लड़नेंगे तो आप ज़्यादा महफूज रहेंगे। इससे पहले जंग होती थी लेकिन इस हद तक किसी ने सुरंगे या इस हद तक अपने आप को कवर किसी ने रखा था जितना ईरान ने किया, लेकिन ये फार्मूला बड़ा कामयाब हुआ। इसी की वजह से ईरान आज सर्वाइव भी कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान की उन सुरंगों का पता लगा लिया है अमेरिका ने, और एक न्यूक्लियर प्लांट भी उनका मौजूद है, वो भी पिन पॉइंट हो चुका है कि वो कौन सी सुरंगों में है, ये भी उनका दावा है अमेरिकियों का। और अब वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब तबाह कर देंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अमेरिका मुज़ाकरात तो शायद करे, लेकिन एक उसने डिसाइड कर लिया है, वो ये कि जो फौजी उनके मारे गए थे उनका बदला वो जरूर लेंगे। तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे होंगे ये जानते हैं आज। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सऊदी अरब के बॉर्डर पे जंग पहुंच चुकी है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हुई है, मैं जो हिसाब से डिस्कस करूंगा, हो सकता है वो इस चीज से मेरे से खिलाफ करें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सर से एक बादल छट गया है। जो पाकिस्तान को लग रहा था कि जंग में उतरना पड़ेगा, शायद वो अब जंग में उस तरह से ना उतरना पड़े पाकिस्तान को। तो ये क्या सिचुएशन है, ये सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व है, ये आपको बताते हैं। फिर आपको ये बताते हैं कि तमाम सालिस जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। 2-3 दिन पहले से हम आपको बता रहे हैं कि 10 दिन का एक फार्मूला दिया जा रहा है, लेकिन उस फार्मूले पे अमेरिका कितना अमल करेगा या ईरान उसे कबूल करता है या नहीं करता, ये तमाम सिचुएशन आज ही आप जान लेंगे हमसे। फिर आपको ये बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने अचानक ये कह दिया है कि मुझे वजीर आजम बनाओ। अब ये क्या सिचुएशन है, नवाज शरीफ साहब तो खुद ही पीछे हट गए थे, वो वजीर आजम क्यों बनना चाह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी पेट्रोल भरवा लें, पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये भी डिटेल ही आपको आगे जाके बता देंगे। और फिर आपको ये बताएंगे कि जी गर्मी आपको अगर बहुत लगती है तो इंसानों के लिए फ्रिज आ गए, और वो जो फ्रिज है वो आपके साथ क्या करेगा ये भी आपको आ जाएगी डिटेल। आज ही के व्लॉग में इसकी डिटेल पता चलेगी। तो ये होगा आज का हमारा व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 मिलियन के बहुत करीब हैं, और जितनी जल्दी आप हमें 1 मिलियन पे पहुंचाएंगे उतनी जल्दी हम खुश हो जाएंगे। बस हमें जल्द से जल्द 1 मिलियन पे पहुंचाइए, फिर एक शो आपके लिए डेडिकेटेड होगा। चौधरी साहब को ले चलते हैं व्लॉग की तरफ, और पहली खबर चौधरी साहब से मैं ये पूछता हूं कि ये खुफिया सुरंगें तो पकड़ी गई। असल में ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने टनल टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ा काम किया था। वो वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टनल्स जो हैं वो दो मुल्कों ने बनाई, एक स्विट्ज़रलैंड ने और दूसरी नॉर्वे ने। नॉर्वे ने बल्कि ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टनल्स भी क्रिएट की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी उसने इवॉल्व की कि समंदर के अंदर से भी वो टनल बना के उन्होंने ट्रेनें और बसें गुजार दी और बाकायदा सड़कें बना ली उसके अंदर। और उसके लिए तरीका उन्होंने ये रखा हुआ था कि वो पहले बड़े दायरे गोल से और सर्कल बनाते हैं, और उसे बनाते हैं कंक्रीट से, बड़ा तगड़ा किस्म का कंक्रीट का। फिर उसे वो समंदर के अंदर, पानी के अंदर रखते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, और बाद में वहाँ से पानी निकाल लेते हैं। और बाकी फिर उसके बाद अल्टरनेट सिस्टम्स जो हैं सारे के सारे उसके अंदर लगा के फिर उसके अंदर प्रॉपर वहाँ से ट्रेन गुजार देते हैं या वहाँ से सड़क क्रिएट कर देते हैं। और जो स्विट्ज़रलैंड है उसने बहुत पहले, आप समझो कि 1800 समथिंग के अंदर उसने बड़े पहाड़ जो थे उसको तोड़ के उसके अंदर से टनल क्रिएट करके उसके अंदर से फिर ट्रेनें गुजारती। बल्कि वहाँ पे इंटरलाकन नाम का एक शहर है, इंटरलाकन, वो दो लॉक जो है ना वो कहते हैं लेक को बेसिकली। तो दो वहाँ पे लेक्स हैं और उनके दरमियान एक शहर है, और पानी भी एक दूसरे के साथ वहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसलिए इंटरलाकन कहते हैं कि दो लेक्स के दरमियान एक शहर है। वहाँ से एक ट्रेन मिलती है जिसे योनफ्रो कहते हैं, और वहाँ पे ग्लेशियर है, वो गर्मियों के अंदर भी ग्लेशियर है वो वहाँ पे, और उसे टॉप ऑफ द यूरोप भी कहते हैं, योनफ्रो उसको लोकल जुबान में कहते हैं। वहाँ पे 8.5 किलोमीटर की टनल है, और टनल है ऊपर की तरफ पहाड़ की तरह ऐसे उन्होंने, और अंदर उन्होंने पहाड़ काट के तो जो ट्रेन है इस तरह ऊपर चढ़ाई, और 8.5 किलोमीटर। और ये मसला ये नहीं है कि उन्होंने पहाड़ अंदर से काटा फिर उसके ऊपर 8.5 किलोमीटर अंदर ट्रेन गई, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि ये 1857 में हुआ था। अच्छा, यानी यहाँ पे जो जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी, तो वहाँ पे उस वक्त 1857, 1856 में, 1855 में उन्होंने वो टनल बनानी शुरू की, और 1858 में जब यहाँ पे फांसियाँ दी जा रही थी उन लोगों को जो बगावत कर रहे थे या आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, या यहाँ पे मुगल सल्तनत जो ख़त्म हो रही थी, तो उस वक्त वो ट्रेन जो थी ऊपर चढ़ रही थी। ठीक है। और वो गरारियां होती हैं, वो गरारी के साथ ट्रेन चलती है ताकि पीछे ना गिरे। तो टनल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ईरान जब इसके ऊपर पाबंदी लगी, तो बल्कि उससे पहले ही इनका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बड़ा तगड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। बल्कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इनकी जो दुनिया में 10वें 11वें नंबर पर आती है, बिलखसूस इंजीनियरिंग के अंदर ये बहुत आगे हैं। ठीक है। और इन्होंने जब इनके ऊपर पाबंदी लगी तो फिर इन्होंने बड़े बड़े पहाड़ काट के उनके अंदर से ट्रेनें गुजारी और उसके अंदर से इन्होंने सड़कें बनाई। तो टनल टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनी खुद क्रिएट की। जब इन्होंने खुद क्रिएट कर ली तो फिर इन्होंने सोचा कि
ये जो जोहरी हमारे प्लान हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भी महफूज रखना चाहिए, बजाय इसके कि इनके ऊपर अटैक होते रहें, क्योंकि वेस्ट हमें कभी मौका नहीं देगा कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको कैरी कर सकें, या फिर यूरेनियम अफसुदा कर सकें, या फिर एटम बम बना सकें। तो इन्होंने फिर जितनी साइट्स तलाश की या जितनी साइट्स के अंदर इन्होंने काम किया, तो वो पहाड़ी थे, ज़्यादातर पहाड़ी थे। तो इनके जितने भी प्लांट्स हैं सवाए बोशर वगैरह के, और उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट जो है बोशर शहर का, वो भी इन्होंने पहाड़ियों के अंदर रखा हुआ है। बाकी इन्होंने सारे के सारे जो हैं वो प्रॉपर पहाड़ों के अंदर काट के उसके अंदर टनल्स बना के, जैसे नतन्स है इसके ऊपर, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा खौफनाक बम है एटम बम के बाद, वो अमेरिका ने बरसाया उसके ऊपर। इसके बावजूद भी वो नतन्स का जो साइट है वो कायम है। इस्फहान के अंदर भी जो साइट्स हैं वो भी कायम है, और वहाँ पे बल्कि अमेरिका इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेके हम जाएंगे और वहाँ से जो फुजला है उसको बाहर निकालेंगे, मतलब उसका जो बंकर ब्रेकर भी जिन्हें नहीं तोड़ नहीं सका। तोड़ सके, क्योंकि उसकी वजह बड़ी गहराई के अंदर चले गए। अब एक नई साइट उन्होंने तलाश किया, कोहे किलिंग, और ये भी नतन्स के पास है। अब नतन्स क्योंकि मैं गया हूँ, मैंने वो सारा इलाका देखा हुआ है, तो वहाँ पे बल्कि सर्दियों के अंदर तो बहुत ही बर्फ पड़ती है। जब मैं वहाँ पे गया तो बेइंतहा खौफनाक किस्म की वहाँ पे बर्फ पड़ी। आबियाना एक शहर है, बड़ा पुराना शहर है आबियाना, वहीं से ये आबियाना जो है ना टैक्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ पानी था, का। पानी का जो आबियाना है। तो उस शहर का, उस टाउन का नाम ही आबियाना है, और वहाँ पे पुरानी सिविलाइजेशन है। अब वहाँ रास्ते में नतन से वो सड़क ऊपर जाती है, तो वो हमें स्पेशल परमिशन उन्होंने दे दी कि आप गुजर जाए वहाँ से। तो जो नतन्स का इलाका है जहाँ पे ये सारी साइट्स हैं, वहाँ पे कोई दरख्त नहीं है, यानी कोई दरख्त नहीं रखा ताकि छुप ना सके कोई दुश्मन वगैरह, और वो बिल्कुल क्लियर पहाड़ है और बड़ा सख्त पहाड़ है। तो उसके अंदर से टनल बना के इन्होंने, ये जो कोहे किलिंग है इसके अंदर जाके इन्होंने वहाँ बल्कि 300 फुट से लेके कुछ 450 फुट गहराई तक जाके इन्होंने वहाँ पे एक नई साइट बनाई हुई है, और इसराइल जो है उसको इस साइट का पता लग गया, और उससे पहले छुपी हुई थी। तो उन्होंने प्रॉपर इसकी वीडियोस निकालनी, सैटेलाइट के जरिए सैटेलाइट इमेजेस निकालनी है, और उन इमेजेस में नज़र आ रहा है कि सड़क सी है, और उसके बाद वहाँ से अंदर गाड़ी चली जाती है और गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो निकलती नहीं, बाहर ही नहीं आते। तो ये उन्होंने वहाँ पे किया। तो अब अमेरिका, ज़ाहिर है ये बल्कि जुलाई के अंदर ही पता चला डोनाल्ड ट्रंप को, और 13 जुलाई को बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि हमने कोहे किलिंग के ऊपर अटैक करना है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या 300 फुट गहराई तक जाके या 400 450 फुट गहराई पे जाके क्या वहाँ पे कोई तबाही फैलाई जा सकती है? और अगर फर्ज करें तबाही फैलाई जा सकती है, तो फिर कोई नई नई टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि ऊपर से जो बम है वो ड्रिल करे और उसके अंदर अंदर से चला जाए। वैसे तो इसराइल के पास और डेजी कटर्स वगैरह जो अमेरिका के पास है, वो ये करते हैं कि एक बम गिरता है, उसके बाद उसी जगह दूसरा गिरता है, फिर तीसरा गिरता है, तो ऊपर से वो गिराते चले जाते हैं ताकि वो तोड़ता 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 नीचे चला जाए। ये जो बंकर ये ब्रेकर उसका होते हैं, ये तो बंकर एक ही ब्रेकर। सुराख में मुसलसल बम जाते एक रहते ही हैं। जगह, एक ही जगह पे। अभी एक गया, उसके बाद उससे तबाही फैलाई, वो जब धुआं उठ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जब तक वो नीचे बिल्कुल बोर की तरह, बोर नहीं होता जैसे जमीन के अंदर होता पानी निकालने के लिए, तो इसी तरह ये गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि एक लास्ट जो बम होगा वो बड़ा होगा, और वो इनको जो पता चल जाता है ना कि वो नीचे तक पहुंच गया हुआ है, तो उसके बाद फिर क्योंकि कैमरे लगे होते हैं बमों के साथ भी, ये बड़ी अजीब सी टेक्नोलॉजी है, इनको हर चीज देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और साथ ट्रैकर्स होते हैं कि कहाँ कहाँ पहुंचा है वो, और उसके बाद फिर एक फाइनल जो होता है ना वो फिर फटता है अंदर, और वो फिर प्रॉपर बम बम होता है, फिर वो इस तरह फटता है और हर चीज को तबाह बर्बाद कर देता है। तो ये जो चीज़ है, ये जाहिर कोहे किलिंग, इसके बारे में अब ये सोचना शुरू कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी नई जगह बनाएंगे ये, वहाँ पे हम अटैक करेंगे, वहाँ पे हम हमला करेंगे, अमेरिका ने अपनी पॉलिसी दे दी है। अब यहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि कोहे किलिंग जो है उसके अंदर जो इनके सेंट्रीफ्यूजेस है ना, वो हज़ारों की तादाद में, तो इन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा अपना एक सेंटर बनाया हुआ है, और बड़े लेवल पे वहाँ पे काम चल रहा है। अब देखते हैं कि अमेरिका इसके ऊपर कब अटैक करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे वहाँ पे। ठीक है चौधरी साहब, ये जो सुरंगें बनी हैं, ये मिसाइल सिटीज और बाकी सब भी यही मौजूद है ना यही नीचे, मौजूद है। जहाँ पे इनकी वो फास्ट बोट्स हैं और जो इन्होंने सामान छुपाना है इन्होंने वहीं पे रखा हुआ है एक जगह पे नहीं है, एक जगह पे नहीं है, लेकिन इसी टाइप की चीजें हैं सारी। हाँ, हर जगह पे टनल्स, हर जगह पे, पूरे मुल्क के अंदर टनल्स हैं। क्योंकि जो वीडियोस हमने जहाँ देखी है ना पिछली जंग के अंदर जो आ रही थी, वो हैरान कुन वीडियोस हाँ, इसकी वजह टनल टेक्नोलॉजी है ना, मतलब पाकिस्तान के पास टनल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी बल्कि यहाँ पे जो ये गिलगित बल्तिस्तान में जितनी टनल्स बनी हुई हैं, ये तो चाइनीज आके बना के गए हैं। ठीक है। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं, हमने आज तक सोचा भी नहीं है। तो अब देखें, दूसरा एक हमारा हमसाया मुल्क है ईरान है, दो ही मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, एक ईरान है, दूसरा कौन सा हो सकता है आपकी वैसे सलाहियत जो है ना उसको चैलेंज कर रहा है। दूसरा मुस्लिम मुल्क दो ही मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। टर्की। तुर्की, तुर्की दूसरा मुल्क है, तुर्की है।
वो भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। ईरान और तुर्की दोनों बहुत आगे। इंडोनेशिया बहुत अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा जितना, क्योंकि पुरानी सिविलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी इनके पास है, लोगों के डीएनए है, वो आज भी काम करते हैं। कपड़े का काम बहुत अच्छा होता है, चमड़े का काम बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे लोहे का काम बहुत ही अच्छा होता है कंस्ट्रक्शन में, जो डीएनए में चला जाती है। एक चीज में हम भी बहुत आगे, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, कहीं कोई आगे चला ना जाए। हाँ, हम ना बदतमीजी बढ़ी है यार हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली। अब देखो ना, आज एक इंसिडेंट वो हुआ कायमा कमेटी के अंदर, साहिर कामरान साहिबा हैं, फिर अता तारड़ साहब हैं। इस टाइप की अक्सर मंजर देखता हूँ मैं कि जब पार्लियामेंटेरियंस को, मिनिस्टर्स को, सेनेटर्स को, एमएनएस को, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को बात करने की तमीज नहीं कि यार आप एक मुखालिफ आदमी है, एक मुखालिफ पार्टी है, आप उसके साथ कम से कम मुखातिब तो तरीके से हो, शास्तगी होनी चाहिए ना। तो जब आपको पार्लियामेंट के अंदर शास्तगी नजर नहीं आती तो सोसाइटी में कहाँ नजर आएगी। और दूसरा, ये मुल्क बड़ा दिलचस्प है, ये मस्जिदों के अंदर ना अफ्तार के दरमियान लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे का सर खोल देते हैं। चौधरी साहब, एक चीज मुझे पाकिस्तान में महसूस होती है, हर एक को अपनी मर्जी का सच चाहिए। आप कोई बात करें जो पीटीआई के खिलाफ हो या किसी भी और आदमी पार्टी का अपना सच होता है, सच का वर्जन हर आदमी का मुख्तलिफ होता है। दूसरे का वर्जन बर्दाश्त नहीं है ना, तो फिर तो डिबेट हो ही नहीं सकती ना। सुनना चाहिए, खुले दिल के साथ सुनना। ठीक है, आप सुन नहीं सकते। खुला तला का दरबार तो नहीं नाउजुबिल्लाह लगा हुआ जिसके अंदर कोई दूसरा बंदा बात ही नहीं कर सकता। चौधरी साहब, पार्टी को उठा के देख लें, पीएमएलएन देख लें, पीएमएलएन में तो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी बर्दाश्त है ज्यादा, पीटीआई में बहुत ही कम है। अभी आप ये देखें, पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा, पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त है, लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल मुआशरे में बर्दाश्त कम होती जा रही है, किसी के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और आप सुनना ही वो चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, कि आगे वाला वही बोले, नहीं तो आप उसके दुश्मन हो जाएं। हाँ, सारे सारे तो वो कहते हैं मेरा व्यू तुमने क्यों नहीं सुना, या इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। मैं तो मुद्दत हो गई है, बस माजरत करते हैं, फौरन माजरत करते हैं। कोई बंदा कहे ना जी आपने कर, मैं कहा जी माफी चाहता अब हूं। आप वो देख लें, चौधरी साहब, नौरीन न्याजी वाला मामला आया, नौरीन न्याजी वाले मामले में सबने तनकीद की, गलत बात है, उसके लिए भी तौजीहात पेश की जा रही हैं कि उन्हें ये दुख है, उन्हें ये दुख है, उनका भाई जो है ना वो गिरफ्तार है। भाई कुछ भी हो जाए, आपको अपनी फौज को या मुल्क को गाली देने का तो अख्तियार किसी ने नहीं दिया। आप रीजनेबल बात करो ना, अनरीजनेबल बात क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ पे यार एक वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, मैं शहजाद अकबर साहब के तो जाहिर है उनका जो माजी है वो काबिल सताइश तो है नहीं, और अक्सर हम उनके खिलाफ बात भी करते रहते हैं। पिछले दिनों वैसे उन्होंने एक नुक्ता बड़ा मजेदार उठाया, हंसी निकल गई मेरी। उसमें उन्होंने कहा देखें जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है ना, अब देखते हैं कि इनका जो निकाह है उसके ऊपर कोई केस बनता या नहीं बनता। अच्छा, इनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगती नहीं लगती, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त होती हैं नहीं होती, या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं होती, या पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे एफआईआर होती हैं या नहीं होती। बात तो नुकता तो उनका ठीक है। अब देखें, दो केसेस इकट्ठे हुए, एक नौरीन न्याजी का हुआ और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुआ। नौरीन न्याजी साहबा जो उनको नोटिस जारी हो गया, जबकि इंटरव्यू चला ही नहीं, वो सिर्फ एक क्लिप निकला, और उस बुनियाद पे या तो इंटरव्यू पूरा चल गया होता ना जी, और उनको नोटिस आ गया है। और अब वो ज़ाहिर है, मैंने उस दिन भी यहाँ पे रिक्वेस्ट, बल्कि हमने इंकशाफ किया था, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आई। अब उनके वकला जो है ना रजिस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ना आना पड़े उनको, वो गिरफ्तार ना हो। दरमियान में कुछ लोग जो है ना वो सालसी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो मिन्नत अल्लाह भी कर रहे हैं गवर्नमेंट का। वैसे हो जाए तो घरेलू खातून है यार, क्या उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक तो है कोई नहीं, अगर माफ़ी मिल भी जाए तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरा साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू है, नपीतुली जानबूझ के, सोच समझ के, पूरी कन्विक्शन के साथ उन्होंने बात की, उसके ऊपर डटे हुए हैं मुसलसल, उसके बाद उसकी शिद्दत के अंदर इजाफा करते चले जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी ने नोटिस नहीं दिया अब तक। मुझे एक चीज किसी अदारे के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुला सके। ये है हकीकत, और इस हकीकत को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पूरे मुल्क में बराबर का कानून क्या आपकी अपनी कौम, अपने लीडर्स बर्दाश्त कर सकते हैं? वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर बराबर का कानून नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो वैसे इंतहाई है वैसे। ठीक है, अपनी मर्जी का कानून। आपने बताया कि नौरीन न्याजी साहबा नहीं आई, गरीब आदमी की जरूरत थी ना आता, गरीब आदमी ना, ठीक है, इनके पास वकील हैं, ये आगे जाके कुछ भी कह लेंगे, एक केस लड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन गरीब आदमी के पास ना वकील के पैसे ना करने के पैसे, वो तो जाएगा। अब हम रोज काम करते हैं ना, ये मैंने बल्कि अपने स्टेटस पे लगानी शुरू कर दी है चीजें, बहुत सारी मजा आता है। अब उसके अंदर हमने क्लिप्स बनाए हैं, वो मजा, बड़ा मजे का है कि एक ट्रेन है, वो चल रही है, एक साइड पे ना पूरा डब्बा पैक हुआ है, लोग बाहर तक लटके हुए हैं, साथ ही दूसरा डिब्बा है उसके अंदर एसी लगा हुआ है, एक बंदा आराम से सोया हुआ है। दोनों के दरमियान क्या फर्क है? एक ही ट्रेन के अंदर पैसे का। एक अस्पताल है, उसके अंदर लोग कॉरिडोर के अंदर पड़े हुए हैं, दूसरा एक साइड पे जिसमें 4 डॉक्टर 15 नर्सें खड़ी हुई हैं, एक बंदा जो ना आराम से, और उसको हाथ से चम्मच से खाना खिलाया जा रहा है, एक ही अस्पताल के अंदर। क्या फर्क? एजुकेशन देख लें, एक बच्चे टाट पे बैठे हुए हैं, दूसरी साइड पे जो है ना टैबलेट्स जो होती है उसके साथ, टैब्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। बच्चे को कहता है तू घर बैठ, टीचर जो है ना हाजिर है तुम्हारे साथ। अब मजहबी इबादत गाहें जो होती हैं, एक साइड पे इज़्तिहाम है लोगों का, दूसरी साइड पे एक बंदा सिर्फ अकेला आ रहा है। सर फर्क है पैसा। और पैसा कहाँ से आता है? काम से। और काम कहाँ से मिलता है? स्किल से। अगर आप स्किल सीखेंगे
तो आपको काम मिलेगा, आप काम करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। तो सिंपल सी बात है। अगर एक आम आदमी गुस्ताखी करेगा तो उसको नोटिस देने की भी कोई जरूरत नहीं, पुलिस जाएगी उसे कि आ जा भाई तू अच्छा सर, मैं आ जाएगा बस बेचारा। मैं एक चीज आपको तो बताऊं मैटर तो जॉर्ज साहब, करती ही चीजें यार एक चीज की मुझे बहुत तकलीफ होती है आपको दुनिया पता में है? ना। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आपकी बात करता प्लीज। हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। नहीं, हाथ तो नहीं जोड़े आपने, लेकिन चलिए। वैसे इसको हाथ समझ अब बात करें। हाँ, दुनिया में ना सिर्फ दो ही मजहब हैं, हम्म, दुनिया में दो ही नेशनैलिटीज हैं, हम्म, दो ही तबके हैं। कौन कौन से? अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। बात खत्म। ये बात ठीक है। गरीब अमेरिका के अंदर भी जलील हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, हम्म। ठीक। अमीर वहां पे भी ठीक है, अमीर यहाँ पे भी ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताएं, ठीक है, टॉपिक सेट के सिर्फ एक छोटी सी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या अमीर आदमी गरीब आदमी को अमीर बनने से रोकता है, ये मुश्किलात क्रिएट करता है? नहीं रोकता। जो गरीब आदमी है ना, उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो खुद होता है। ठीक है। खुद होता है। बस आप देखो, आप और मैं दोनों शो कर रहे हैं, हमें किसने रोक लिया यार? हाँ, कोई बिल्कुल रुकावटें आजाद थी भी है। तो क्रॉस करके निकल आए ना हाँ इस जी, बार, हैं? बिल्कुल। अब आप देखो, इतनी दूर से आप आए इस्लामाबाद के अंदर एडजस्ट हो, किसने रोका आपको? कुछ नहीं, अपनी कुछ अपना रास्ता खुद अपने बनाया। अपने विल। तो जो फैसला ना वो यहाँ से करोगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अल्लाह मदद भी तभी करेगा जब कदम उठाओगे, नहीं, उसके अल्लाह अलावा ताला की मदद की वैसे रीजन तो कोई नहीं होती, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो अल्लाह ताला को आपके ऊपर जल्दी रहम आ जाता है। वैसे तो ठीक। किसी के ऊपर भी आ सकता है अल्लाह ताला को रहम, लेकिन उसे ना अच्छा लगता है। मतलब आपके सामने भी धूप के अंदर कोई बंदा काम कर रहा हो ना, तो थोड़ी देर बाद आपके दिल के अंदर भी आ जाएगा यार कितना अच्छा आदमी है। सारे खाना खाने चले गए हैं, कोई दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, कोई सिगरेट पी रहा है, लेकिन ये बंदा काम कर रहा है, तो आपका दिल भी करेगा कि उसको फैसिलिटेट करें। वो तो फिर रब्बे कायनात है, उसे बिल्कुल जब ठीक है। बंदा नजर आएगा सिंसेरिटी के साथ कर रहा है तो क्यों नहीं करेगा उसकी मदद। बिल्कुल सही। अच्छा चोर साहब, मैं एक चीज चले आपसे आगे करना चलो चाहता यार, वो बहुत सारा नहीं, सारा पीला तो पड़ा हुआ है। कुछ थोड़ी सी दिल की बातें भी कर लेते हैं ना, ये तो सारी बातें हम रोज ही करते रहते हैं। वो देखें, वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बस करो। अब प्रोड्यूसर साहब कहते रहते हैं, क्या देते हैं, ठीक है। मैं जो सिर्फ एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा इंडिया का एक वो आदमी गोबर आरिया, इंतहाई घटिया इंसान, यार। बदबूदार इंसान, बस। जितनी गाली उसे दी जाए कम है। वो पाकिस्तान के सारे टॉप ऑफिशियल्स को गाली दे रहा था, और मैं इसके बदले में टिका टिका के इन्हें गालियां देता हूँ, और मुझे कोई डर नहीं है। नरेंद्र मोदी एक घटिया इंसान है, बस। और जितने लोग इनके साथ हैं वो उससे ज्यादा घटिया। अच्छा बस ठीक है। ना, बस। अब अपने मुल्क के लिए मैं बहुत जज्बाती आदमी हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करता। हर आदमी जज्बाती है। चले, मुझे अब ज्यादा पागल थोड़ा सा समझ लेंगे, मैं टोटल आपको ऐसा मेंटल लगता है तेल छिड़क के आग लगा लोगे। चलें, आप मुझे उसी कैटेगरी में डाल लें, कोई इशू नहीं। लेकिन एक चीज की मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपने मुल्क के महकमों को देखता हूं ना, कि जब गरीब जाता है और वो रुल जाता है उन महकमों में, तो मेरा दिल दुखता है कि जिस मुल्क के लिए हम जान देने को तैयार बैठे हैं, उस मुल्क में एक आम आदमी के साथ कितना इस्तेसाल हो रहा है। देखो, ये जो जितनी सरकार होती है ना, इसको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है यार। पब्लिक ना, ये पब्लिक करते हैं ना सर्विस करते हैं, ना पब्लिक की इज्जत करते हैं ना सर्विस की इज्जत करते तो ऐसा मुझे हैं। ये वो- सिर्फ ना जो रूलिंग एलीट्स हैं ना उनकी मदद करते मुझे हैं। कोई एक महकमा ऐसा बता दें जहां कॉन्फिडेंटली ये गरीब आदमी जाके ये कह सकता है कि मेरा काम हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला के दरबार के अलावा कोई नहीं। नहीं नहीं, पाकिस्तान महकमे, पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह ताला के दरबार के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, चल चलते हैं अगली स्टोरी पे। अमेरिका ने कहा है जी कि फौजियों के कत्ल का बदला लेंगे। जनाब, ये बेसिकली तो एक वेबसाइट है, एग्जॉस्ट नाम है उसका, और उसकी खबर है, 2-3 खबरें उसने दी हैं। उसने कहा जी मुज़ाकरात तो इनके चल रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि क्योंकि हमारे फौजी मारे गए, 3 फौजी हो गए ना, तीसरा भी तस्लीम कर लिया उन्होंने जो इराक के अंदर मारा जी, गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि इनका बदला तो हमने हर सूरत लेना है, क्योंकि अमेरिकन इस मामले में ना बहुत ज़्यादा संग दिल, आप ये समझ लें। इनको अगर कोई तकलीफ हो जाए ना तो ये फिर उसको भूलते नहीं हैं। तो ये उन्होंने कहा जी कि ये हर सूरत होगा। दूसरा एक ये है कि ये भी एग्जॉस्ट की खबर है कि कतर और पाकिस्तान और मिस्र, 3 मुल्क जो है, इन्होंने इन सालसों ने मिल के एक रिक्वेस्ट की है दोनों फरीक से कि आप 10 दिन के लिए जंग बंदी करते हैं। लेकिन अमेरिका तो इसके बारे में सोच रहा है, ईरान ने इनकार कर दिया, ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। दोनों को इतलाक कर दी गई है कि अगर आप 10 दिन रुक जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मामला सेटल हो जाएंगे, क्योंकि अब फ्यूल का ना बहुत बड़ा इशू बन रहा है पूरी दुनिया में। अब उसके बाद याक्स का कहना है कि जनाब 2 ऑप्शन है अमेरिका के पास। एक तो ये है कि जंगबंदी करके वो अपने हुर्मस को खोल दे ताकि तेल की कीमतें ज़रा नीचे आ जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इसराइल के साथ मिल के खौफनाक किस्म का हमला करे, और डू एंड डाई वाला हमला जो है ना ईरान के ऊपर, ताकि उस वक्त तक हमला होता रहे जब तक वो सरेंडर नहीं करता, और उसके बाद फिर जो है ना फिर मुआहदा करे। अब इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इसने अभी टाइम लिया है, और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन साथ ही ये एक तजिया भी अमेरिका के अंदर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो अगर ज़्यादा निगरान करेगा तो क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मसला जो है फैलता चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी तेल ख़त्म हो रहा है और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोग बहुत तंग आ गए हुए हैं। तो वो आयल के ज़खायर कम हैं, कीमतें ज़्यादा हैं, और साथ ही ज़ाहिर तनकीद भी वहाँ पे हो गई हुई है। साथ ये इंकशाफ भी हुआ कि हफ्ते के दिन पेशरफ्त इनके दरमियान हुई थी, और कोई मामला जो था ना सेटलमेंट की तरफ जा रहा था इस जंग के दरमियान ही, ये जो हफ्ता गुजरा है। लेकिन फिर अमरीकी फ़ौजी मर गए, तो उसके बाद फिर ये जो मुज़ाकरात है वो सिलसिला फिर रुक गया। तो उसके बाद अब ये
मामला जो है ना आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है जो साहब, 1983 के बाद कम तरीन सतह पे इनके जखायर आ चुके हैं। बिल्कुल आ गए। 45 साल बाद सिर्फ 43 दिन के जखायर बाकी हैं अमेरिका के पास। इसमें कोई शक 43 दिन का पेट्रोल रह गया, उसके बाद खत्म। हाँ, इसके बाद मुग्गी काल। ठीक है, मुक गई गाल। अच्छा ठीक है जो नहीं, साड़ी नहीं मुकी, हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें यह है कि एक तो उसने कहा जी फौजियों के कत्ल का बदला लूंगा, इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात से पहले को बहुत बड़ा हमला करेगा। हाँ, हमला करेगा, डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली ठीक करेगा। हो। उसके बाद वो करके तो फिर उसके बाद कहेगा आ जाओ। पाकिस्तान के सर से चौसा एक बादल छटता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब पे हमला हुआ तो अमेरिका क्या करेगा? और वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इन्होंने रेड सी जो है उसको बंद किया तो हम उसको खुद खुलवाएंगे और फिर ये अमेरिका का मसला होगा, अमेरिका आगे बढ़ेगा। तो अब जो यमनी हैं, हौज़ी हैं, उनका यही इशू है कि उन्होंने ज़ाहिर है सऊदी अरब के ऊपर अटैक भी किया था, फिर पाकिस्तान दरमियान में अटैक ख़त्म हुआ, दोबारा अटैक नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने रेड सी जो है उसके अंदर सऊदी अरब की जो पोर्ट है यम्बो, उसका मुहासरा कर लिया, उसकी नाकाबंदी कर ली। अब वो ज़ाहिर है खुलवानी पड़ेगी। अब ये जो खुलवाना है या पाकिस्तान ने खुलवाना है या फिर अमेरिका ने खुलवाना है, अब अमेरिका ने जिम्मेदारी कबूल की है। अब इसको देखते हैं कि क्या अमेरिका इसके लिए को अमल दखल करता है और क्या अमल दरामद करता है और क्या उसका प्लान है। लेकिन यहाँ पे ये ज़हन में रखना कि इत्तेहाद जो है वो प्रॉपर किसी मुल्क के साथ अगर है सऊदी अरब का तो वो पाकिस्तान के साथ है। अब अगर वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर हमला होता है तो पाकिस्तान को वहाँ जाना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जब सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो इसे पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ भी तो सिक्योरिटी मॉडल है। नाकाबंदी, लेकिन नाकाबंदी जो है ना वो इसके अंदर शामिल नहीं है। अच्छा, अगर नाकाबंदी हो जाएगी तो वो खुलवाना जो है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं ठीक है, है। इसीलिए अमेरिकन दरमियान में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक सिक्योरिटी मॉडल इनका अमेरिका के साथ भी है। वो है, वो उस टाइप का है, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो अमेरिका के ऊपर हमला समझा जाएगा। वो इस ठीक टाइप है। का नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा है शहबाज शरीफ साहब को कि अगर इलेक्शन जीते तो मुझे वजीर आजम बना देना कश्मीर का। नहीं, ये वैसे नारा ही है, ऐसा ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वहाँ पे इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है और इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ आपका वोट होना ज़रूरी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनका आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई वोट नहीं। एक दूसरा, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तीसरा, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे? कोई यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दें, मार्शल लॉ इम्पोज करके खुद ही वो कहें जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। तो इसी टाइप की हरकत को नवाज शरीफ साहब करके हो सकते हैं। वैसे ठीक तो है। ये लॉलीपॉप ही है कि मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ, लेकिन उसके साथ एक ये महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर जो ख्वाहिश है ना प्राइम मिनिस्टर बनने की या प्राइम मिनिस्टर रहने की, वो अभी खत्म नहीं हुई। वो जब था ना, वो शाहजहां, उसको जब गिरफ्तार कर लिया औरंगजेब बारमगील ने, तो वो अपने वालिद से मिलने के लिए गया तो उसने कहा अब्बा हजूर आप फरमाएं मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बच्चे दे दो ताकि मैं उनको पढ़ा लिया करूँ, तो मेरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। तो उस पे फिर औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि जो खुए सुल्तानी है वो अभी तक आपके अंदर से गई नहीं। हुक्मरानी करने का शौक। हुक्मरानी करने की जो खू है, जो ठीक है। शौक है, वो खत्म नहीं हुआ। तो ठीक मियां है। नवाज शरीफ साहब का जो शौक है ना प्राइम मिनिस्टर होने का, वो अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक इससे है। ये महसूस होता है। वैसे तो बन नहीं सकते वो आज़ाद कश्मीर के, क्योंकि ज़ाहिर है ना उनका वोट है वहाँ पे, ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा तरीका नहीं। वैसे मेरा ख्याल है उन्होंने शायद अपने लोगों को खुश करने के लिए कहा है। ये जीत जोक है, इसको जोक समझ लो। जीतते हुए नजर आ रहे हैं कश्मीर में आपको पीएमएलएन वाले? मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे लगाया हुआ इन सबको। ये जितनी सारी छोटी-छोटी जगह है ना, वहाँ पे वो अपने फील्डिंग फिक्स करते चले जा रहे हैं। अच्छा वैसे मजे की बात है, बलूचिस्तान उनके पास है, सिंध उनके पास है, जीबी उनके पास है, अब कश्मीर पे भी है। कश्मीर, पहले कश्मीर भी उनके पास है, कश्मीर भी प्राइम पहले मिनिस्टर उन्हीं के पास रहा है। प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का है ना। मुझे लगता है वफाक को घेर लेंगे। वफाक का तरफ से घेर अच्छा जैसे चले अब नेक्स्ट स्टोरी आगे, वो है जी पेट्रोल महंगा भी हो गया है और पेट्रोल बंद होने वाला है। आप देखें अभी तो 4 रुपए 90 पैसे उसके अंदर पेट्रोल के अंदर इजाफा हो गया, जिसके बाद 320 रुपए हो गया। डीजल जो है 7 रुपए 15 पैसे उसके अंदर इजाफा हो गया, 368 रुपए ऑलमोस्ट जो है उसकी कीमत हो गई है। और साथ ही यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हैं, ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन है और पेट्रोल पंपों की एक एसोसिएशन है, और उसमें नुमान अली भट्ट साहब हैं। इन्होंने कहा जी कि रोजाना की बुनियाद पे जो पाकिस्तान की तरफ से रेट तय किए जा रहे हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, लिहाजा कल से पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं। पहले पेट्रोल नहीं है, अब ये पेट्रोल पंप बंद कर यार, वैसे हद है यार। दूसरी बात ये है कि ये जो प्राइसेस है ना पूरी दुनिया के बड़े मुल्कों में है जी, वो बल्कि हर कंपनी अपना प्राइस खुद तय करती है। अमेरिका के अंदर जो है ना एक पेट्रोल पंप इस साइड पे, एक दूसरी साइड पे, जमीन आसमान का फर्क होता है उनके पेट्रोल रेट्स के अंदर। वहां उन्होंने अपने रेट्स अलग लगाए। अमेरिका में हर स्टेट में अलग रेट है? नहीं, हर स्टेट के छोड़े, पेट्रोल पंपों के फर्क होते हैं। अच्छा, वो आमने सामने साथ साथ। और अच्छा। इसलिए अमेरिका के अंदर जाए ना तो आपको दूर से रेट नजर आते हैं, वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े हरूफ में, और वो जली हरूफ जिसको कहते हैं ना, वो स्पार्क कर रहा होता है, जिसके अंदर लिखे होते हैं। तो किसी साइड पे बहुत लंबी लाइन होती है और किसी जगह बिल्कुल मिर्जा यार का
अल्लाह नाच रहा होता। अच्छा ठीक है। तो ये इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब ये देखिए उल्टा तेल का मसला बना हुआ है, उल्टा भट्ट साहब ने अपना मसला बना लिया भाई यार, हद है यार वैसे। बिल्कुल, ये तो बड़ा मसला है। मतलब ये बाकायदा अनाउंसमेंट हो चुकी है, कल से पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं भाई, बंद हो- पेट्रोल डलवा लें। मतलब हम यही कह सकते हैं, खबर पड़ी है। आप कह के ना ताकि वहां पे ना ट्रैफिक ब्लॉक करवा दो। अच्छा मैं क्या करूं, खबर में लोगों को बताएं भी ना, हम जो हमारे देखने वाले हैं फौरन डलवाओ जाके, और लोगों को बताओ कि हम पहले बताते हैं कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, ताकि मसला क्या है हमें ज्यादा लोग देखें। बेहतर ये साइकिलें ले लें, आगे आने वाले हालात कोई इतने अच्छे नहीं। नहीं ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन साइकिलें जरूर लें, हेल्थ के लिए भी अच्छी। साइकिलें जरूर लें, लेकिन एक और मुझे लग रहा है कि मामला हल हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सारे पंप बंद हो। ऐलान जरूर हुआ है, लेकिन होपफुली इसे गवर्नमेंट इसे हल कर लेगी। देखिए अच्छी बात। अच्छा चलें चौधरी साहब, आखिरी, अगर जी आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा पेसी चलाएंगे नहीं, फार्मूला चेंज हो चुका है, अब कुछ और होगा। अब ये नया फार्मूला क्या है? इंसानी फ्रिज। ये क्या है? जापान के अंदर एक फ्रिज बनाया उन्होंने, वो एक 84x41 84x41 इंच का ये एक बॉक्स है छोटा सा, और उस बॉक्स के अंदर इन्होंने एक कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है, और ये 15 लाख यन का मतलब ये है कि 30 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है उसका ये फ्रिज है। और ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त बड़ी गर्मी पड़ रही है ठीक ठाक किस्म की, और आप इसके अंदर बैठ जाते हैं, इसके अंदर एक कुर्सी लगी हुई है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो फौरी तौर पर नीचे आ जाता है ये बाहर से। फिर वो आहिस्ता 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 इसका टेम्परेचर कम करता चला जाता है, घंटे बाद ये बंद हो जाता है, उस वक्त तक आप ठंडे ठार हो जाते हैं, और इसका टेम्परेचर 16 पे आके रुक जाता है। क्योंकि ये बड़ी मजे की बात आपको बताता हूँ कि जो जमीन है ना, जमीन इसका जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री, इसलिए कोई भी एसी 16 डिग्री से नीचे नहीं जाता। अच्छा। और 16 डिग्री पे आप रुक जाता है कि जमीन का टेम्परेचर जो है ना वो 16 है उसके ऊपर। अच्छा। इसलिए 16 से नीचे नहीं जाता। 16 से नीचे लाने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, बड़े कंप्रेसर, और उसके बाद फ्रिज प्रक्रिया बनाना पड़ता है, आपको लॉक करना पड़ता है। लॉक पड़ता है। एयर कंडीशन जो होता है ना वो जो है वो 16 पे आकर रुक जाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये कि जमीन का टेम्परेचर 16 है, तो इसने 16 मेंटेन करना होता है। मैं 16 से नीचे जाके ना हर चीज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है पूरी इस जमीन की। चलो जो सब पूरा व्लॉग बड़ी शराफत से गुजर गया। मैं सोच रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को बंद किया जाए फ्रिज में, बंद तो हो जाएगा, लेकिन खुलने पे जो गौमूत्र की बदबू आएगी ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अभी ये जो बिजली पड़ी है ना इस मरतबा जो गर्मी पड़ी है ना हर तरफ, तो बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम नए नए डेवलप हुए हैं सारे। और एक नेचुरल पुराने सिस्टम जो थे ना जो पड़े किलों के अंदर है, वो भी अब आर्किटेक्ट्स ने निकाले हैं कि उसको भी करना है। नीचे टनल्स बनाई जाती थी, आपको पता होगा, छोटी टनल्स बनाई जाती थी। और ईरान के अंदर भी यहाँ पे बादगीर होते थे, उसको कहते हैं बादगीर। एक पूरा टावर होता था, और वो इस तरह होता था कि उसके बाद आप नीचे रखो बेसमेंट, उसके अंदर से एक टावर है, और वो टावर ऊपर चला जाता है, तो गर्म हवा नीचे से हमेशा ऊपर जाती है, तो घर की गर्म हवा है ऊपर चली जाती है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। बादगीर उसको कहते हैं। यहाँ पे भी बहावलपुर वगैरह, मुल्तान वगैरह में और पिंडी के अंदर पुराने जमाने में होते थे, टावर बनते थे, बादगीर उसको कहते हैं। दूसरा इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा विंड टावर उसको कहते हैं वैसे अंग्रेजी में, और उर्दू में बादगीर कहते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी बड़ी टनल्स हैं, वो सारे दोबारा रिवाइव हो रहे हैं। यूरोप के अंदर बड़ा मसला बन गया, क्योंकि वहाँ पे जो एयर कंडीशन है ना वो इस तरह नहीं है कि वो 16 टेम्परेचर पे भी आ जाए, वो ट्रिप कर जाते हैं। गाड़ियों के भी कर गए थे ट्रिप, वहां तो यूज भी नहीं होते थे ना, यूज भी नहीं होता था। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।